Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's session, we would be discussing about the restriction mapping process. Restriction mapping, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके एग्जाम में, तो किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को किया जाए वो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है नीचे। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक टाइप का कुछ रिस्ट्रिक्शन साइट का कुछ मैप सा गिवन है और आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। सो द क्वेश्चन हियर स्टेट्स दैट a researcher attempted to clone this particular coding sequence of the gene downstream to the promoter जिसकी लेंथ है 500 बेस पेयर। एंड ये अटेम्प्ट इसलिए किया गया ताकि ओवर एक्सप्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन करवाया जा सके एनकोडेड प्रोटीन का। The gene sequence was isolated as a SMA1 fragment and SMA1 की रिकॉग्निशन साइट ये होती है और इसकी जो भी रिस्ट्रिक्शन साइट है उसे एरो से दिखाया गया है इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर। तो ये रही एरो और इस एरो में ये रहा SMA1 और यहाँ पे ये वाला एरो इस तरीके से दिखाया हुआ है। एक्चुअली दिस इज इन्वर्टेड ट्रायंगल, बट ये एरो ही है क्योंकि हम कभी कभी एरो इस तरीके से भी बनाते हैं, तो इसीलिए इसे एरो कंसीडर करेंगे। एंड इट इज क्लोन्ड इन दिस पर्टिकुलर साइट, SMA1 की साइट पे उसे क्लोन कर दिया गया एंड दिस SMA1 इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम टू द प्रमोटर। आप देख ही सकते हो इन दिस पर्टिकुलर फिगर। फिर आपको बोला गया है जीन सीक्वेंस कंटेन्ड अ सिंगल साइट फॉर EcoR1 आल्सो व्हिच इज लोकेटेड 30 बेस पेयर डाउनस्ट्रीम टू द स्टार्ट कोडॉन। So this is located 30 base pair downstream to the start codon जो कि यहाँ कहीं होगा और इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में दिखाया हुआ है। एक्चुअल में रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा ही होता है कि आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जो इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल डायग्राम में दिख रही होती है। तो मतलब कि अगर ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार रीड कर लेते हो तो इसी डायग्राम को रेफर करके आप बाकी का क्वेश्चन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसमें बोला है रिसर्चर स्क्रीन दी ऑब्टेन्ड कॉलोनीज फॉर डबल डाइजेशन। डबल डाइजेशन के लिए स्क्रीन की गई HindI3 एंड EcoR1 की हेल्प से, तो दो एंजाइम की हेल्प से कट किया गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन पैटर्न्स would represent the restriction profile of the desired clone that could be used for overexpression। तो ओवर एक्सप्रेशन के लिए कौन कौन से फ्रेगमेंट्स बनेंगे अगर हम दो एंजाइम से डाइजेस्ट करवाएं। तो अब आप इसमें एक चीज देख सकते हो, वो ये कि वेक्टर बैकबोन आपको सब में गिवन है, यानी वेक्टर बैकबोन तो आंसर होगा ही होगा, बट इसके अलावा और क्या होगा। So always remember whenever we are digesting a particular DNA sequence with more than one enzyme, तो आपको कभी भी सिंगल फ्रेगमेंट नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये सिंगल फ्रेगमेंट वाले गिवन है ऑप्शंस, तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकते। देन आपको दो ऑप्शंस गिवन है जिसमें 530, 600 एंड 1130 का गिवन है। अब अगर हम देखें तो 30 बेस पेयर बनना चाहिए था जब EcoR1 और SMA1 से कट किया होता, क्योंकि EcoR1 जो है वो यहाँ कहीं स्टार्ट कोडॉन की जो साइट है उसके बाद डाउनस्ट्रीम 30 बेस पेयर नीचे है। तो यानी 30 बेस पेयर का फ्रेगमेंट यहाँ पे आपको SMA1 और EcoR1 से ही मिलता, आपको HindI3 और EcoR1 से नहीं मिलता क्योंकि इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब सेकंड भी आंसर नहीं हो सकता। दी ओनली पॉसिबल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो आपको कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस करने में हेल्प मिल जाती है डायरेक्टली ऑप्शंस देख के। आपको कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। आफ्टर दिस वी हैव अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको गिवन है इन एन एक्सपेरिमेंट 1 kb फ्रेगमेंट विद अ सिंगल BAM-H1 साइट। तो BAM-H1 की एक साइट है जो कि यहाँ पे गिवन है आपको फिगर ए में, और इससे एक 1 kb का फ्रेगमेंट आपको मिला है। देख सकते हो 0.8, 0.2 यानी 1 kb का टोटल फ्रेगमेंट है।
is to be cloned in the SMA1 site. SMA1 यहाँ है, तो यहाँ साइट पे आपको इसे क्लोन करना है, मतलब इस फ्रेगमेंट को यहाँ पे आपको अटैच करना है। और ये जो पूरा वेक्टर है ये है 3 kb लेंथ का। None of the other enzymes of the multiple cloning sites are present in the fragment to be cloned. ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया हुआ है, और इसके बेसिस पे ये जो डायग्राम्स यहाँ गिवन है इसके बेसिस पे आपको बोला है कि अ सीरीज ऑफ डाइजेशंस वर सेटअप, और वो डाइजेशंस आपको बताए हैं कि BAM-H1 से कट करा तो ये बने, BAM-H1 से कट करा तो ये बने, HinD3 EcoR1 से कॉम्बिनेशन से कट करा तो ये, XHO1 एंड BAM-H1 से मिला के कट करा तो ये फ्रेगमेंट्स। और फिर उसके बाद आपको बोला है विच वन ऑफ द अबव डाइजेशन प्रोफाइल्स confirm successful cloning of the fragment in the vector in the orientation wherein 5' end of the cloned fragment is towards P। यानी ये फ्रेगमेंट जो है एग्जैक्ट इसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में यहाँ पे अटैच होना चाहिए। और आप देख सकते हो अगर ये 1 kb का फ्रेगमेंट है और ये 3 kb का फ्रेगमेंट है तो टोटल आपके पास 4 kb का फ्रेगमेंट बनना चाहिए। ठीक है, 4 kb इन टोटल आपके पास होना चाहिए। अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरीके से लिख लेंगे, ये रहा P। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको XHO1 वगैरह की साइट अगर लिखनी है तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे गिवन है तो इसीलिए आप मेंशन कर दो। फिर उसके बाद आपके पास है HinD3 की साइट, HinD3 के बाद SMA1 की साइट पे ये सारा अटैच कर दिया गया है, मतलब यहाँ पे 5' एंड 3' एंड यहाँ पे कहीं BAM-H1 की साइट है, BAM-H1 इस तरीके से। और उसके बाद फिर से जब ये फ्रेगमेंट खत्म होगा तो फिर से आपके पास BAM-H1 की एक और साइट आएगी जो कि वेक्टर के पास इनिशियली थी। तो मतलब हमारे क्लोन्ड फ्रेगमेंट की एक BAM-H1 साइट और एक SMA1 के बाद वाले BAM-H1 की साइट, वो भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपके पास है EcoR1 की साइट और उसके बाद है EcoR5 की साइट। ठीक है, आपको कट किस किस से करवाया गया है, तो जब इनिशियली BAM-H1 से कट कराया तो आपको बोला है कि एक 200 बेस पेयर का फ्रेगमेंट और एक 3.8 kb का फ्रेगमेंट मिला। तो आप यहाँ पे देखो कि BAM-H1 की साइट यहाँ थी और इसके 3' एंड के बीच में 800 बेस पेयर्स थे। तो यहाँ पे कितने थे, 800 बेस पेयर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। तो जब BAM-H1 से कट करोगे तो यहाँ पे भी क्लीवेज होगी, यहाँ पे भी क्लीवेज होगी। तो क्या यहाँ पे 200 बेस पेयर का फ्रेगमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। यहाँ पे सिर्फ 800 बेस पेयर का फ्रेगमेंट बनेगा और बाकी का जो बचा वो 3.2 kb का होना चाहिए। यानी फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, तो बी इज करेक्ट। और आप देख सकते हो बी सिर्फ ऑप्शन 2 में गिवन है, तो इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, तो आपको बहुत बार क्या करना होता है, सारा सॉल्व करके देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। तो दिस इज हाउ रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट एनालिसिस इज डन। आफ्टर दिस वी हैव म्यूटेंट क्वेश्चन। म्यूटेंट एनालिसिस का क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, पहले भी हमने डिस्कस करा था, तो चलो इसे रिवाइज करते हैं। तो इसमें गिवन है बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं, उन्हें आइसोलेट किया गया, ऑल ऑफ विच रिक्वायर कंपाउंड E फॉर ग्रोथ and compounds A to D in the biosynthetic pathway to E are known, but their order is not known. Each compound is tested for its ability to support the growth of each mutant. In the following table, a plus sign indicates growth and minus जो होती है उसका मतलब है no growth. आपको compounds का order बताना है कि इस particular pathway में क्या होगा। ठीक, अब माइनस का मतलब नो ग्रोथ। नो ग्रोथ का मतलब कि वो पर्टिकुलर अगर सब्सटेंस नहीं होगा, मतलब अगर वो वाला मीडिया, वो वाला, जैसे आप यहाँ देखो ए वाले केस में, ए वाले केस में आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि सारे के सारे एब्सेंट है। बी के केस में गिवन है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ म्यूटेंट्स जो है इनके अंदर बी सप्लीमेंट करोगे तो भी ग्रोथ नहीं होगी, और सी अगर आप सप्लीमेंट करोगे तो म्यूटेंट्स फर्स्ट एंड फोर्थ में ग्रोथ नहीं होगी। इसके बाद फिर डी वाला देखो, तो डी सप्लीमेंट करोगे तो फोर्थ वाले में ग्रोथ नहीं होगी, एंड ई वाला सप्लीमेंट करोगे तो सब में ग्रोथ होगी।
मतलब E इज द फाइनल प्रोडक्ट। इससे हमें पता चल जाता है, मतलब जब ग्रोथ आपको दिख रही है सबके अंदर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को सप्लीमेंट करने से, तो इसका मतलब है कि ये जो है वो लास्ट प्रोडक्ट है। अब लास्ट प्रोडक्ट E कहाँ पे गिवन है, इन दो में गिवन है। और इसके अलावा फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारे प्लस वाले ये सारे माइनस वाले हैं। यानी A वुड बी द फर्स्ट वन, फर्स्ट कंपाउंड, एंड ए यहाँ पे भी गिवन है, तो दो ऑप्शंस तो आपके हट गए। अब बी सी डी आएगा या सी डी बी आएगा, वो देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ऑर्डर देखो माइनस साइंस का, 4 माइनस साइन, 3 माइनस साइन, 2 माइनस साइन, 1 माइनस साइन, यानी बी वुड बी दी सेकेंड कंपाउंड, फिर सी, फिर डी और लास्ट में ई, तो बी सी डी, तो करेक्ट आंसर इज 4। तो जब भी म्यूटेंट एनालिसिस करते हैं इस तरीके से देखा करो, मतलब आपको जो भी ग्राफ या फिर टेबल गिवन है उसी के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। बस आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलना है, 4 माइनस, 3 माइनस, 2 माइनस, 1 माइनस और सारे प्लस, इस तरीके से। सो देयरफॉर फोर्थ इज द आंसर हियर। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास वुड बी दिस, रिलेटेड टू इंटरप्टेड मेटिंग टेक्निक, जो मैं चाहती हूँ कि आप खुद से एक बार ट्राई करो और फिर इसका जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।